अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, जो इस वक्त सिचुएशन है, दुनिया ऑलमोस्ट तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है। मेरे अल्फाज शायद बहुत सख्त लगें और हम जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव में ये शायद ये कह सकें कि ये एडजेक्टिव्स जो है कोई बेहतर मामला नहीं है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बट स्टिल देखिए कि हकीकत यही है कि दुनिया इस वक्त कम अज़ कम मुआशी जो तबाही है उसके दहाने पर ज़रूर खड़ी है। तवानाई का बहरान, ये जंग जब से शुरू हुई है तकरीबन अब तक कीमतों में 28% इजाफा हो चुका है, जबकि जो फर्टिलाइज़र की कीमतें हैं वो 34% इजाफा हुआ है, जो एक्चुअली खुराक का बहरान जन्म ले सकते हैं। ऐसे वक्त में जब ईरान की तरफ से जो तजवीज़ आई उस पर जिसे कह लें नागवारी या नाखुश होने की बात कही गई, और उसके बाद जो आज जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो जिस तस्वीर के साथ ट्वीट किया कि ईरान को होश के नाखून ले लेने चाहिए, उन्हें जो एटमी हथियारों से पाक मुआहिदा है उनके उसको साइन करना सीख लेना चाहिए या साइन करना उनको आ जाना चाहिए। उसके साथ वो एक ऑटोमेटिक राइफल लिए खड़े हैं और जिसका टाइटल था नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब शराफत दिखाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ अमरीकी जो मीडिया है उसके ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जो ट्रंप इंतज़ामिया है उन्होंने तवील मुद्दती जो नाकाबंदी है, यानी कई माह की जो नाकाबंदी है, उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी जानब ईरान जो है वहाँ पर आप सब जानते हैं कि उसकी करेंसी तेज़ी से गिर रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों में अच्छी खासी डिप्रिशिएट हो गई है उनकी करेंसी, और प्लस ये है कि वहाँ आप इन्फ्लेशन के हालात 65% से ज़ायद इन्फ्लेशन है। इस सारे मामले को ये किधर को लेके जाएगा? जो मामला ईरान और अमेरिका की हद तक महदूद है, और इनकी ये जो इस वक्त ये जो अगरचे के जंग नहीं हो रही, लेकिन ये जंग के दीगर जो टूल्स हैं उसके ज़रिए जो जंग लड़ी जा रही है, इसका दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया शो में शमशाद अहमद साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। शमशाद साहब, वेलकम टू द शो। मैं ये जानना चाहूँगा, पहला सवाल तो मैं इसलिए ये करना चाहता हूँ कि ठीक है, अमेरिका जो भी जिस तरह का भी मिजाज, ये जिस तरह का भी जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है अपने जिस भी टूल्स को, सफारती टूल को कह लें या फॉरेन पॉलिसी जो भी उसकी है, लेकिन क्या ज़रा ईरान इस सारे मामले को सस्टेन कर सकेगा अगर वाकई ये मामला जो है अब मजीद तूल पकड़ता है? तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप ने भी यही अजम्पशन रखी थी कि ईरान इस मसले को ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकेगा, लेकिन ईरानियों ने दिखा दिया। उन्होंने जंग के पहले हफ्ते में ही दिखा दिया था कि दे आर केपेबल ऑफ डिफेंडिंग देमसेल्व्स। ये जंग जो थी ये एक बेसिकली वॉर ऑफ अग्रेशन थी, गलत जंग थी। किसी से अप्रूवल नहीं मिली थी इसकी, ना यूनाइटेड नेशन से, ना अमेरिका के किसी भी लेजिस्लेटिव इदारे से। तो गज़े के अमेरिका में भी कोई इसको किसी किस्म की लेजिटिमेसी नहीं थी, आलमी सतह पर भी लेजिटिमेसी नहीं थी। और जब ये लड़ने चला था तो इसके साथ यूरोप इसके साथ नहीं था, नेटो नहीं था, सिर्फ ये और इसराइल, ये 2 बंदों की जंग थी, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। और ये शेख, जो हमारे अफसानवी किरदारों में शेख चिल्ली का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो ये शेख चिल्ली 2 शेख चिल्ली थे। उनका ख्याल था कि ये ईरान को पहले 2 दिन में गिरा के वहां अपनी मर्जी की हुकूमत इंस्टॉल कर देंगे, वो हुआ नहीं। और उसके बाद फिर ट्रंप ने कोशिश ये करनी शुरू कर दी कि किसी तरीके से इस जंग से एग्जिट करे। उसके लिए फिर पाकिस्तान की मदद ली और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इसने एक ट्वीट किया, जिसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने सीज फायर की प्रपोजल लॉन्च की। तो गज़े के वो सीज फायर हो गया और वो सीज फायर अभी उसी तरह चल रहा है। अब देखना ये है कि ये जो कुछ अब इसके प्लान हैं उसमें कोई नई बात नहीं है, इसकी किसी बात में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, कोहेरेंस नहीं होती है, क्योंकि ना ये जिसको कहते हैं ना सियासतदान नहीं है, सिफारतकार नहीं है, और इसको एथिक्स और मोरालिटी का कोई आइडिया नहीं है। और असल ये है, बचपन इसका गुजरा है जुएबाजी में और कैसीनो बनाने में। इस तरीके से इसने दौलत बनाई। इसकी वालदा जो थी वो बुनियाद स्कॉटलैंड से रिफ्यूजी होके गई थी, वहां फिर जाके हाउसमेट बन के फिर शादी करके, यानी बैकग्राउंड इसका ऐसा था जिसमें इसको ख्वाब आते हैं
तो वो ये अपनी ख्वाब को एम्बिशंस बना लेता है, उन ख्वाबों को। और इसको ख्वाबों में ये अंदाजा ये करता है कि ये बादशाह है, अपने आप को बादशाह से कम नहीं समझता। जो ही ये पहली दूसरी टर्म में आया, तो इसने इंग्लिस्तान को कहा कि मुझे वहां इनवाइट करो, तो यानी वहां स्कॉटलैंड जाके अपनी यादें ताज़ा करके आया। हालांकि वहां कोई इसका जायदाद नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन वहां ये बादशाहों वाली जिंदगी की एक झलक देखने गया था, वो देखी। और ठीक। आज उस बादशाह को बुला के वही चीज अपनी दोबारा ताज़ा कर रहा है, बादशाह के साथ खड़े होके। तो ये इसकी हैसियत है। और ईरान ने, क्योंकि वो एक तहजीब वाला मुल्क है, तहजीब का मतलब ये होता है कि उनका एक कल्चर होता है। ये जो अमेरिका की जो कौम बनी हुई है, कौम नहीं है अमेरिका के, तो ये वो थे जो बरतानिया के 17वीं सदी में जो चूचू वैगाबॉन्ड्स चूचू का थे, मुरब्बा कहा जो जाता था। वहां जो भी थे, वो भाग के गए और जी उन्होंने जी। जाके एक कॉलोनियां सी बना के स्कॉटलैंड, इस अमेरिका को बना लिया था। तो बड़ी ठीक। ताकत बन गई। और इनको कामयाबी के साथ इन्होंने अच्छा काम किया और बड़ी ताकत बन गए। यानी एक पहली जंग अजीम में भी इनको विक्ट्री हासिल हुई, दूसरी जी में हुई, और दूसरी के बाद फिर ये इन्होंने सोवियत एम्पायर को डिसमेंटल कर दिया। उसके बाद यूनिपोलैरिटी आ गई, और यूनिपोलैरिटी के बाद ये इस किस्म के प्रेसिडेंट आने शुरू हो गए। जब से पहले छोटा बुश आया था, उसने भी इसी किस्म की तहस नहस की थी दुनिया के साथ 9/11 के बाद, आपको याद होगा जी छोटा जी। बुश, जी जी। जब 9/11 का, क्योंकि वो 9/11 का जो सारा ड्रामा था प्लान किया गया था अमेरिका में। वो हुआ था कि अमेरिका ने पहली दूसरी जंग अजीम में ये प्लान कर लिया था कि हमने ये सोवियत यूनियन जो इनका पार्टनर था, लेकिन दूसरी जंग के बाद उनका राइवल बन गया था, तो दुनिया सर्द जंग में चली गई थी, तो ईस्ट और वेस्ट एम्पायर बन गए थे। तो ये इन्होंने सोचा कि उसको सोवियत यूनियन को सिर्फ एक ही सूरत है शिकस्त देने की और एलिमिनेट करने की, और वो है जिहाद। तो इन्होंने फिर मुसलमानों जी। का जिहाद वो लड़वाया हमसे, और उसामा बिन लादेन को अमेरिका में रख शमशाद के, साहब, तो इस तरह वो बाज माहिरीन ये भी कह रहे हैं सारा कि जो वही वही किस्सा चल रहा है, अमेरिका की कहानी ठीक चल रही है। मुसलमानों के साथ जो जंग है वो अभी जारी है, क्योंकि ठीक। इसमें अब नया कैरेक्टर आ गया है, नेतन्याहू। वो इसकी पहली टर्म में आ गया था, तो इसने फौरन उसी वक्त वो जो न्यूक्लियर डील जो कि अमेरिका ने 5 सलामती कौंसिल के मेंबरों के साथ मिलकर ईरान के साथ नेगोशिएट किया था, उसको स्क्रैच किया। जी और फिर इसने जेरूसलम को इसराइल का दारुल खिलाफा रिकॉग्नाइज किया पहली टर्म में। जी। जी और फिर अब्राहम अकॉर्ड शुरू करके कोशिश की कि इसराइल को रिकॉग्नाइज करवाएं मुसलमानों के साथ। जी। वो सारे मुसलमान तो नहीं कर सके, कुछ 3-4 मुल्कों ने कर किया, दिया था। सऊदी अरब बैकआउट कर गया। अब दूसरी टर्म में वही दोबारा रिवाइव शुरू किया, तो इस पे फलस्तीनियों ने झगड़ा किया इसराइल के साथ, तो इसने फिर इसराइल के साथ मिलकर फलस्तीनियों पर जेनोसाइड करवाई। इसकी मर्जी से हुई, इसकी ब्लेसिंग से हुई, क्योंकि ये हर चीज नेतन्याहू की मर्जी के मुताबिक कर रहा था। ठीक। तो वो जो बोर्ड ऑफ पीस वगैरह बना, वो भी इसकी मर्जी से, क्योंकि इसको शौक है रिजॉर्ट्स बनाने का। ये मैं बता दूं, पहली टर्म में इसने मोदी को भी ये लालच दिया था कि देखो ये तुम्हारा जो मकबूजा कश्मीर है, मैं यहाँ रिजॉर्ट बनाऊंगा। वो हुआ ये, मोदी ने इसके कहने पे वहां आर्टिकल 370-35A जो था वो एब्रोगेट कर दिया, और उतने में इसकी नजर पड़ गई इधर गाजा के पे, यहाँ पे रिजॉर्ट बेहतर बनने का, तो इधर आ गया। हालांकि इस दौरान ग्रीनलैंड का भी सोचा था इसने, वो यूरोपियंस ने इसको दिया नहीं। तो इस वजह से हर तरफ से नाकामी उठाते इधर चला गया। गाजा का भी वो बीच में फंस गया, वो ना हुआ, तो फिर ये जंगों में पड़ गया है। ठीक। तो कैसा ये कि मैंने जंगें खत्म करवाई हैं, इसने एक भी जंग खत्म नहीं करवाई है, बल्कि सारी जंगें ये करवाने का माहिर है, ठीक। एक्सपर्ट है, और मेरा जुएबाज है बस, और ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप करता है। शमशाद, ठीक है आपकी बात, आपके पर्सपेक्टिव से तो ये आप कह रहे हैं कि ईरान कैन सर्वाइव, बट आपको लगता है जो वहाँ पर बात की जा रही है अब, ये तवील मुद्दती जो नाकाबंदी की बात की रही है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मीडिया में मैं एक खबर पढ़ रहा था, वो कह रहे थे ये कोल्ड वॉर की तरह का सिस्टम जो है ना वो बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये थोड़ा थोड़ा कुछ टाइम भी और प्रोलॉन्ग कर गया तो ये कोल्ड वॉर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जो एक वक्त में रशिया और यूएस के दरमियान थी। ये उस तरह का स्नारियो है। आपको लगता है ये कोल्ड वॉर की तरह का स्नारियो डेवलप हो जाएगा? ये हर किस्म का सिनेरियो बन सकता है, ये मैं आपको बता दूं।
एक तो ये है कि पहला सिनारियो तो ये है कि ईरान जो है, उनके लिए ये जंग जो है, ये जंग जो बाई चॉइस नहीं है। इट्स नॉट ए वॉर ऑफ चॉइस, जी इट्स ए वॉर ऑफ सर्वाइवल। और जब सर्वाइवल की जंग होती है तो आप फिर हर चीज लड़ा देते हैं। तो मैं अब तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि ईरान विल एवर सरेंडर। ठीक। उसके पास अभी भी डिफेंड करने को बहुत कुछ है। मैं ये भी बता देता हूं कि वो इसी वजह से न्यूक्लियर पे वो नहीं कर रहा, क्योंकि उस देखिए टेक्नोलॉजी हर एक के पास है। ये टेक्नोलॉजी कोई गोभी का पौधा नहीं होता कि आप सिर्फ अपने शहर में उगा लें तो ये आपकी मलकियत बनेगा। टेक्नोलॉजी इज इन योर माइंड, इज इन योर माइंड। तो किसी भी मुल्क में भी जहां तक साइंसदान होंगे, वहां किसी सूरत में भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ठीक। ईरान से कोई ये तवक्को ना करे कि वो इस बंदे के हाथों, ये बंदा भी नहीं है, सच्ची बात पूछे, ये बेवकूफ तरीन इंसान है जिसने एक अमेरिका ग्रेट पावर बना था, जी इसने 40 ग्राम से नीचे को रैप कर दिया। आज अमेरिका की ग्लोबल सतह पे कोई पोजीशन नहीं है। अमेरिका इज नो लॉन्गर ए सुपर पावर। ये आज सिचुएशन है, ये जो मर्जी कर ले कुछ भी नहीं होगा। ईरान विल नेवर देन सरेंडर। मैं देन आपको बता दूं, विच कोल्ड वॉर का तो बाद में बंद होगा। कौन होगी फिर सुपर पावर? कोल्ड क्योंकि वॉर अभी शमशाद नहीं, साहब। देखिए बात सुन लीजिए। उसके लिए कोल्ड वॉर का जो सिलसिला था ना, वो दो ताकतों के दरमियान था। ये सुन लीजिए, जी जी वो जी जी। थी वही, यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन। बोला कि ये पार्टनर्स थे दूसरी जंग में, मगर उनको पता था कि हमारे राइवल हैं। तो अमेरिका ने सोवियत यूनियन को खत्म करने के लिए इस्लाम का सहारा लेके कर दिया। जब वो मकसद हासिल कर लिया और कोल्ड वॉर, बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी यूनाइट कर दिया गया, यूरोप और अमेरिका और नेटो ग्रेट पावर मिलिट्री बैंडवैगन बन गए यूनिपोलैरिटी के बाद। 1990 के बाद से एक नया चैप्टर शुरू होता है जो यूनिपोलैरिटी था। लेकिन अमेरिका ने को जो कहते हैं ना सर्वाइव करना नहीं आया, कि 90 के अंदर 10 सालों के अंदर जो आने वाले प्रेसिडेंट थे उन्होंने अमेरिका की तहस नहस कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया अमेरिका बाय फाइटिंग वॉर्स अगेंस्ट द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम दुनिया सेकंड राइवल था, उसको इन्होंने डिवाइड करने के लिए अफगानिस्तान से चक्कर शुरू किया 9/11 के फौरी बाद, और वो यूनाइटेड नेशंस की मंजूरी से हुआ था। लेकिन उसके बाद इराक पे हमला किया, इराक के बाद फिर लिबिया पे किया, सीरिया पे किया। यानी वो जंगें लड़ी जिसमें इनको बहुत नुकसान हुआ। वो ये बनाते थे मॉन्स्टर्स, और वो मॉन्स्टर जो थे वो इनके अमेरिकनों के खिलाफ थे। इन्होंने तालिबान भी इन्होंने बनाए थे, जी जी। सोवियत यूनियन को लड़ ये मुजाहिदीन। यहाँ पे जब सीरिया और इराक में लड़ रहे थे, तो वहां इस्लामिक से जो मैं इस्लामिक इंसर्जेंट बने थे, वो इनके खिलाफ हो गए थे। उनके खिलाफ फिर ये लड़ाइयां लड़ते लड़ते फिर इवेंचुअली इमरान खान से रिक्वेस्ट करनी पड़ी डोनाल्ड ट्रंप को कि मुझे जान छुड़ाओ इनसे, तालिबान से। तो उस तरीके से इमरान ने फिर वो ठीक। दोहा अकॉर्ड करवा के इनकी जान छोड़ी। अभी ये बादशाह बनने के ख्वाब देखता है कि किसी तरीके से अमेरिका का बादशाह बन जाएगा। इसका ख्याल यही है कि ये सारा सिस्टम वहां का खत्म करके और ये बन जाए। लेकिन वहां सिस्टम 250 साल पुराना इतना डीप चला गया है, वहां इस किस्म के जिसको कहते हैं ना शोबदाबाजों की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब, डिटेल गुफ्तगू कर रहे थे जो इस वक्त सिचुएशन है। नाज़रीन, इस वक्त अभी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इसी बहस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जो साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद साहब, उनसे हम ये बात कर रहे थे कि ईरान जो इस वक्त सिचुएशन है, मैं अमेरिका के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो इस वक्त ईरान के ऊपर जो सिचुएशन है, जिसके मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए कि वो ख़ास से मुश्किल हालात में है, माशी हालात में है, क्या वो इसको सर्वाइव कर सकेगा नहीं कर सकेगा? शहजाद फारूकी साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, डॉक्टर नवीद लाई साबिक DG हैं, जॉइंट DG हैं IB के, और ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब जो हैं वो दिफाई तजज़िया निगार हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नवीद, मैं आपके पास आऊँगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, मैंने अभी बताया कि देखें 65% से ज़्यादा इन्फ्लेशन है, करेंसी पिछले 2 दिन के अंदर बड़ी तेज़ी से डेप्रिशिएट हो रही है ईरान की, और जो अमेरिका से इतलात आ रही हैं, जो ज़राए कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर तवील नाकाबंदी की वर्किंग जो है ना वो उनको करने को कह दिया ट्रंप इंतजामिया ने कि आप तवील नाकाबंदी की वर्किंग शुरू कर दें। इस सिचुएशन में आपको लगता है कि ईरान जो है वो सर्वाइव कर पाएगा इस सारे मामले को?
जो मैं समझाऊं कि ईरान के और अमेरिका के जो है इस वक्त जो फेस ऑफ है और स्टैंड ऑफ हुआ है, जी उसमें आप समझ रहे हैं कि ये एक तवील मुद्दत भी हो सकता है। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त सूरत हाल अगरचे बज़ाहिर तो जंग नहीं हो रही है, जी सिर्फ एक इशू इस वक्त है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेट है। जी और वही ना सिर्फ रीजन के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए मसले का बायस बनेगा, फूड सिक्योरिटी से लेके बाकी इन्फ्लेशन तक। ना सिर्फ पाकिस्तान और यहाँ के रीजन की कंट्रीज, इवन अमेरिका इसको हिट होगा, डोमिनो इफेक्ट होगा और हो वहां रहा भी है। तेल की प्राइसेस तो बढ़ रही इसलिए हैं। सब जो हैं, दोनों पार्टीज जो हैं, इसको रिजॉल्व तो करना चाहती हैं, लेकिन अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। जी। तो अमेरिका भी, देखिए मैंने पहले भी अर्ज किया था कि दोनों पार्टीज की लड़ाई का जो है, जंग दोबारा करने का एपिटाइट नहीं है। जी उसकी वजूहात दोनों की मुख्तलिफ हैं। अमेरिका की मुख्तलिफ वजूहात हैं, इंटरनल सिस्टम जो है उसके ऊपर उनका एक प्रेशर आ रहा है, और ईरान का अपने लिमिटेशंस हैं, वो भी जाहिर है कि उसके मुताबिक चाह रहे हैं कि अब अल्टीमेटली गुफ्तगू जो, बल्कि ईरान ने डायरेक्टली भी अमेरिका को अप्रोच किया कि आप हमारे एरिया के जो ब्लॉकेड है कोस्टल एरियाज का, उसको आप ख़त्म करें। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, वो बड़े शद्दोमत से जारी है। तमाम ममालिक, पाकिस्तान के समेत, सऊदी अरेबिया, चाइना, रशिया, कतर, तमाम इसमें डिप्लोमेसी में लेकिन डॉक्टर साहब इस शामिल हैं वक्त उस और डिप्लोमेसी का कोई बहुत रिजल्ट एंगेजमेंट आपस में हो रही है ताकि ये मसला जल्द हल हो सके। रिजल्ट हमारे सामने आ नहीं रहा। आपने आज वो एक ट्रुथ सोशल पे जो उन्होंने माशाल्लाह आपने देखा होगा पायलट जो लगाते हैं जिस किस्म की ऐनक और साथ एक ऑटोमेटिक राइफल, और फिर वो कहते हैं कि जो वर्ड है कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब शराफत दिखाने का वक्त नहीं है। फिर वो तंबीह भी कर रहे हैं ईरान को, ये अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं ना सिर्फ तवील नाकाबंदी की बात की जा रही है, बल्कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये कोल्ड वॉर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है ये चीज़, ये उस तरह का सिनारियो डेवलप हो रहा है। तो इस सिचुएशन में मेरा पॉइंट फिर वही है कि क्या ईरान सर्वाइव कर पाएगा? देखिए, बिल्कुल बज़ाहिर तो ये मुमकिन है कि ये कोल्ड वॉर की तरफ जाए, क्योंकि चाइना और रशिया भी इसमें जी एक जी पार्टी बन चुके हुए हैं। जी और उन्होंने बड़ा क्लियरली रशियन लीडर्स ने कह दिया कि ये हम इसके साथ, ईरान के साथ खड़े हैं, हम उसके एलाए हैं। चाइना फुली सपोर्ट कर रहा है उस एंगल से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जब बात तवील अगर होगी तो ये कोल्ड वॉर की सूरत इख्तियार करेगी। लेकिन जहां तक बात है इस वक्त, जो मेरा समझता हूँ सबसे अहम मसला वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का है, ताकि दुनिया सारी फूड सिक्योरिटी से लेकर इन्फ्लेशन की जद में ना आए, और खुद भी आप इनको बचना चाहिए। तो सबसे ज्यादा फोकस तमाम ममालिक का इसी पे होना चाहिए। देखिए, जंग तो अभी नहीं हो रही, जी जी, लेकिन अगर अलबत्ता इसराइल जो एक थर्ड डिफरेंट टूल्स इवल इस्तेमाल तो पार्टी हो रहे हैं है, ना, वो लेबनान पे कत्लो गारत में उस जारी है मुलविस उसकी, है। वो नहीं बाज आया उससे, जी जी टॉक्स और सीज फायर के बावजूद। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसका सोल्यूशन इन्हें ढूंढना पड़ेगा बहुत जल्द, ठीक नॉट विद इन वीक्स। मेरा ठीक ख्याल है है कि चंद रोज में इनको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है शहजाद साहब, ये जो आपने, मैं आपसे सहाफती तज्जिया जरूर चाहूंगा, चाहे एक दो लाइनों का करें, लेकिन ये जब ट्वीट आपके सामने जो ट्रुथ सोशल पे आया ट्रंप साहब का, तो क्या आपके तासुरात थे, ये जरूर बताइएगा, फिर मैं सवाल की तरफ आता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। अच्छा, मुझे लगता ये है कि जिस तरह के ट्वीट और जिस तरह का ट्रुथ पे सदर ट्रंप लिखते हैं, मुझे लगता है कि अब बहुत सारे रिपब्लिकन भी उनको सीरियसली नहीं लेते, तो मैं उनको क्या सीरियसली लूं। अच्छा उन्होंने तो इस सारे मामले को, बल्कि ये जो अमेरिका के ऊपर देखा जाए तो एक तरह से पूरी दुनिया चलाने की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने इस कार्य हुक्मरानी को एक खेल, एक तमाशा, एक मजाक बना के रख दिया है कि वो किसी बात पे सीरियस लगते नहीं है। तो मेरे नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं है कि वो क्या कहते हैं। बहुत सारे लोगों का शुरू से ख्याल था, और मैं मानता हूं कि वो ख्याल दुरुस्त है, कि सिर्फ सदर ट्रंप अगर अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल महदूद कर दें तो शायद इस मसले का हल पहले ही निकल आता, और अब भी जल्दी निकल सकता है अगर सदर ट्रंप जो है वो अपने सोशल मीडिया की तोपों का जो है वो थोड़ी देर के लिए खामोश रख सकें। लेकिन उनके लिए मुझे लगता है कि ये एक मुश्किल काम है। ठीक, तो ये अब ये जो सिचुएशन है,
ये जो हम बात कर रहे हैं दुनिया में भर में बहरान के जो पैदा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ आज 60 दिन पूरे हो गए हैं, एक्चुअली टेक्निकली 60 दिन पूरे हो गए हैं, अगरचे कि 1 मई तक का टाइम है, क्योंकि वो उन्होंने नोटिफिकेशन 2 मार्च को किया था स्ट्राइक, हाँ जी स्ट्राइक्स का, जी जी 2 मार्च को स्ट्राइक्स की बात कही थी। कितना आप समझते हैं कि ये जो टाइम पूरा होगा, क्योंकि एक्सटेंशन की सूरत में जो लॉ उनका है, जो वॉर एक्ट है उसके हिसाब से अगर वो 1 माह की एक्सटेंशन मांगे भी तो उनको इन राइटिंग देना पड़ेगा कि वो अफवाज इस टाइम में वापस आएंगी। तो ये अगरचे अगर अफवाज तो उन्होंने ग्राउंड पे उतारी नहीं है, लेकिन बहरहाल एक मिलिट्री मूवमेंट तो उन्होंने की हुई है। आपको लगता है कि ये जो रिपब्लिकन्स के अंदर कहीं दरार पड़ेगी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जेडी वैंस जो हैं उन्होंने भी आर्ग्यूमेंट, ये खबर आई है अमेरिकी मीडिया में कि जेडी वैंस जो है, जो वजीर जंग और वजीर खारजा और जो वहाँ पे एक जो उनके हैं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन है जनरल डीन कैन, उनके जो असेसमेंट्स हैं या उनकी जो इनपुट है अमेरिकी सदर को, उस पर उन्होंने क्वेश्चन उठाया और उन्होंने कहा कि आप वाकई आप उनको दुरुस्त मालूमात दे रहे हैं। तो ये जो डेंट है, ये आपको लगता है कि रिपब्लिकन जो है ये जो 60 डेज पूरे होने के बाद कहीं जो है वो अमेरिकी सदर के लिए कोई मसाइल पैदा कर सकते हैं, उनके इख्तियारात को पे कदगन आ सकती है? अच्छा, जो अभी आने वाली इतलात हैं उनके मुताबिक तो मुझे लगता है कि वो कोई एक तरफ तो पसे पर्दा सफारतकारी का काम जो है वो जारी रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ वो इस पे भी काम कर रहे हैं कि वो बाकी लोगों को साथ लेकर कैसे चल सकते हैं। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि कहा जा रहा है कि कुछ दिनों तक बरतानिया जो है वो पासदाराने इनकलाब को बैन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि शायद बरतानिया फिर उनके साथ एक मर्तबा आकर खड़ा हो जाएगा, जो कि फिलहाल उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि वो बाकी अलाइज को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ ये सुलह भी चाह रहे हैं, क्योंकि सुलह ही बहरहाल इस मसले का हल है, मुज़ाकरात ही इसका हल है, और पाकिस्तान के जरिए किसी ना किसी सतह पे कोई ना कोई काम जारी है। चूंकि अदरवाइज 2 दफा अगर अब्बास अराक्ची साहब तशरीफ लाए हैं इस्लामाबाद, तो वो शौकिया नहीं आए, वो बेसिकली कोई ना कोई पैगाम रसानी हो रही है। और अगर वो मस्कत से आते हैं और इधर जाते हैं, और सुना ये था कि वो सेंट पीटर्सबर्ग से जब वापस आएंगे तो उसके बाद भी कोई फीडबैक देंगे, तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी मैकेनिज्म पे बात हो रही है। दूसरी तरफ ये अपने पुराने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि बरतानिया उनके साथ खड़ा हो जाए, और नेटो भी उनमें कहीं ना कहीं उनके साथ भी कोई शराइत तय कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे। लेकिन ये जो आपने 60 दिन वाला कहा है, ये बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है कि इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। इसीलिए लगता नहीं है, क्योंकि 14 मई से फिर उन्होंने चाइना का दौरा भी करना है। हाँ जी। चाइना के दौरे में जाके तो चाइनीज सदर को क्या बताएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। बुनियादी तौर पर सदर ट्रंप एक अपनी शख्सियत के एक असर में आ गए हैं। वो समझते हैं कि 2 दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा, बल्कि तीसरा तो उनको लगता ये है कि शायद कुदरत ने उन्हें किसी बहुत बड़े काम के लिए मुंतखब किया है, या शायद वो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी का कोई ख्वाब देख रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन अब वो उनके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर बड़े सीरियस सवाल पहले भी उठाए जा रहे थे, और अमेरिकी आइन का हवाला दिया जा रहा था। लेकिन फिलहाल तो ट्रंप खड़े हुए हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहेंगे। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उस तासर को काउंटर कर सकें जो पहले कहा जा रहा था कि अमेरिका इस मामले को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए अब वो ये तासर दे रहे हैं कि हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं, या हम सर्द जंग की तरफ इसको खींच के ले जाएंगे। देखिए, ये सारा कजिया सर्द जंग में उस वक्त तक तब्दील नहीं हो सकता जब तक ये कुछ 4-6 महीने से आगे ना निकल जाए, और 4-6 महीने तक लटकता हुआ ये नजर आ नहीं रहा। सर्द जंग तो फिर बराबर की कुव्वतों में हुआ करती है, ईरान को बराबर की कुव्वत नहीं है, उनका तो बहुत नुकसान भी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया उनका। ये कहते हैं कि जी हम एक और अटैक करके अगर उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा लेंगे, या फिर मजीद 2-3 तहें जो हैं वो लीडरशिप की उड़ा देंगे, तो बात करने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो फिर डिसेंट्रलाइज जो उनका मज़ाहमत का तरीकाकार या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो अपने अपने तौर पर वो वहां पे कोई कार्रवाइयां करता रहेगा, जिसका मतलब ये होगा कि कोई मरकजी कमान नहीं होगी जिससे आप बात कर सकेंगे। वो मामले को मजीद खराब करने वाली बात है। और अगर आप ऐन खलीज के अंदर इस तरह की एक कजिए की बुनियाद रख देंगे, तो वो सिर्फ ईरान तक तो महदूद नहीं रहेगा, फिर पूरी खलीज उसकी जद में आ सकती है। फिर ये
आग बढ़ती बढ़ती खुदा न खास्ता बरसगीर पाक की तरफ भी आ सकती है। 900 किलोमीटर का हमारा उनके साथ बॉर्डर है। अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक नहीं है, उधर इंडिया के साथ ठीक नहीं है। तो ये सिचुएशन को अच्छी दिखाई नहीं देती। अगर ये लंबी होती है तो पूरी दुनिया का तो ठीक, अल्टीमेटली हमें नजर आ रहा है कि उनका नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं यहाँ पाकिस्तान की बात जो है ना वो भी अहम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2-4 दिन से अफगानिस्तान की तरफ से भी जो है ना फिर नए सिरे से उनको कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है। शाहजाद साहब, इसी को जरा कंटिन्यू बीच में ये वाला एलिमेंट जरूर ले लीजिए कि ये जो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, जो हमें सिचुएशन, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बन रही है, हुकूमत को जो जिन मसाइल का सामना है, हमारे लिए कितनी मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि 2 साल की मेहनत तो वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के ज़ाया हो गई है। इंपोर्ट बिल जो है वो $37 बिलियन अगर इसकी रेशो निकाली जाए पर वीक के हिसाब से, वीकली के हिसाब से, तो ये तो पाकिस्तान तो इसको सर्वाइव कर पाएगा। नौशाद साहब नहीं सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है कि ये $37 अरब का बिल बन जाएगा। देखने वाली बात यह है कि जितना इजाफा होता है इंटरनेशनल मार्केट में, क्या हम सिर्फ उसी इजाफे की बात कर रहे हैं? क्योंकि सार्फिन को हम जो पास ऑन कर रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा है जो हम लेवी की मद में लोगों से वसूल कर रहे हैं। आम आदमी सफर कर रहा है। क्योंकि आप बजाय इसके कि इंटरनेशनल जो इजाफा है उसको पास ऑन करें, आप उसके ऊपर मजीद टैक्सेस और लेवीज का इजाफा करके आप लोगों की जेबों से ये वो पैसे निकाल रहे हैं। तो उस तरह से हुकूमत पाकिस्तान शायद ज्यादा खसारे में नहीं रहेगी, लेकिन उनको एक जवाब बहरहाल मिल जाएगा कि देखिए जी, हमने तो बड़ी मेहनत की, हमने तो बड़ा ये किया, लेकिन ये अब जंग आ गई है तो इसकी वजह से हमारा ये बड़ा नुकसान हो गया। तो हम लोगों को रिलीफ देना चाहते थे, नहीं दे पा रहे। लेकिन मेरे नजदीक इस आर्गुमेंट में कुछ ज्यादा जान नहीं है, क्योंकि हम सारा कुछ आवाम के ऊपर पास ऑन करते चले जा रहे हैं। अगर हम देखें तो हमारे हुक्मरानों के अल्ले तल्ले तो उसी तरह से जारी हैं। अगर उनकी गाड़ियों में पेट्रोल जो है आपने आधा भी कर दिया है, तो आधा भी क्यों कर रहे हैं आप उनको टोटली खत्म कर रहे हैं। इन लोगों को जो आपने फैसिलिटीज दे रखी हैं, जो बिजली के यूनिट दे रखे हैं, जो पेट्रोल की फैसिलिटी दे रखी है, जो गाड़ियां दे रखी हैं, ये अपने सिस्टम में से जब तक आप ये खर्चे नहीं निकालेंगे, आप इन खर्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते लंबे टाइम के लिए। और आप पहले भी इन्हीं हरकतों की वजह से इंटरनेशनल और लोकल कर्जों के नीचे हैं। तो हमें उससे निकलने के लिए एक जामिया प्लान चाहिए। ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा कि हमने जनाब 3 दिन की तनख्वाह दे दी है, हमने आधा पेट्रोल कम कर दिया है, सुबह 11 बजे तक एसी नहीं चलाना। और भाई, इनको कुछ भी क्यों देना है आपने? मुझे ये बताइए कि एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, और आप दूसरी तरफ इन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं आवाम की कॉस्ट पर। ठीक है, मैं आपको पॉइंट आ गया। मैं तूर साहब, एक देखिए, एक साइड पे मशरिक पे जो पोजीशन है, मगरिब में भी जो पोजीशन है, पाकिस्तान जिन मसाइल में है, ये अभी शाहजाद फारूकी साहब इस जो सेगमेंट से पहले जो बात कर रहे थे वो ये थी कि जो जिस तरफ ये स्टैंड स्टिल वाली बात जब चलती है, आगे बढ़ती है, और ईरान जो है वो मुझे आई डोंट नो कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से तो मुझे बाहर तो और वो सर्वाइव करता नजर नहीं आ रहा। वो अलग बात है कि उसके पीछे रूस खड़ा हो, चीन खड़ा हो, वो क्या सपोर्ट दे सकते हैं या दीगर ममालिक क्या सपोर्ट दे सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए कितने मसाइल पैदा हो सकते हैं इस सारे मामले से, अगर ये तूल पकड़ता है ये मामला? ये बहुत गंभीर मसाइल पाकिस्तान के लिए होंगे। और जैसे कि बात हो रही थी कि बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, और इसकी वजह से मुल्क के अंदर एक इंतशार की कैफियत पैदा हो सकती है, क्योंकि हमारे सियासतदान मौका देखते हैं अवाम को भड़काने का, और ये बड़ा अच्छा मौका मिलेगा अपोजिशन वालों को कि अवाम को भड़का दो। और लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़रूरत इस अमर की है, इस वक्त कौम इत्तेहाद का मुजाहरा करे। एक मुश्किल सूरत हाल है, और हुकूमत भी कफ़ायत शारी का मुजाहरा जेन्युइन तौर पे करे। हकीकी ये जो कॉस्मेटिक किस्म की बातें हैं वो ना हो। अगर अवाम के ऊपर इतना प्रेशर आएगा पेट्रोल की कीमतों का जितना कि आ चुका है, तो फिर हुकूमत को भी दिखाना चाहिए कि उन्होंने भी अपने जो अलॉटमेंट्स हैं फ्री पेट्रोल की वो कम की हैं, और कफ़ायत शारी वाकई नजर आए। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो हम जानते हैं कि अपनी तनख्वाहें हर साल 400% बढ़ाई जाती हैं, और उसके बाद अवाम को 20%, 10%, 15%, और पिछले साल पेंशनर्स को 7% दिया गया। तो इस तरह फिर अवाम में इंतशार पैदा करना दुश्मन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये एक जो जंग है, इसके अंदर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी।
और आपकी साइकोलॉजिकल वनरेबिलिटी को दुश्मन पूरी ताकत से, पूरी इस्तेदाद से इस्तेमाल करेगा, उसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो कौम को इत्तेहाद की जरूरत होगी। जो कौम के लीडर्स हैं उनको ये साबित करना होगा कि वो कौम के साथ सिंसियर हैं और इस मुश्किल वक्त के अंदर कौम के लिए और मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे एहतजाज और धरने और ये चीजें शुरू करके। इस वक्त जंग की सूरत हाल है। हमें एक तरफ ईरान को एक का मामला जो है उसको देखना है, वहाँ एक आलमी जंग की सूरत हाल बनती जा रही है। मैं ये एक बात वाज़ेह कर दूं कि दुनिया का माजी में अगर आप तारीख का मुताला करें तो दुनिया का एक रवैया रहा है कि किसी बेपनाह बदमस्त कुव्वत को मनमानी करने नहीं दी जाती। हिटलर का अंजाम हमने देख लिया, नेपोलियन का अंजाम हमने देख लिया, इससे पहले जर्मनी का पहली जंग अजीम के अंदर अंजाम देख लिया, रूस का अंजाम हमने अफगानिस्तान में देख लिया। तो अगर अमेरिका समझता है कि वो ईरान को ताराज करके यहाँ पर अपनी मर्जी चलाएगा और पूरी दुनिया के वसाइल जो हैं उनके ऊपर अपनी हेजेमनी कायम करेगा, तो तारीख का फैसला यह है कि ये नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इंसानियत जो है ये एक आदमी को इस तरह बदमाश होकर लेकिन तूर साहब हमने देखा कि फ़लस्तीन के मामले में ये जो जितनी भी बातें आपने कही हैं ये नेतन्याहू के मामले में आकर ये सच साबित हुई और ना यूएनओ कुछ कर पाई ना कोई और ताकत जो है वो कुछ कर पाई। तो अगर अमेरिका उसके पीछे था तो आज अमेरिका अगर वो खुद कर रहा है तो कोई और क्या करेगा? देखिए यही बात जब रूस ने अफगानिस्तान पे हमला किया था और 11 डिवीजनें एक दिन में मज़ार शरीफ को पार कर गई थी, उस वक्त दुनिया ने क्या किया था, अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका ने रूस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी और एक लंबी 10 साल गुरिल्ला जंग हुई और उसके नतीजे में सोवियत यूनियन टूट गया। वो भी एक यूनियन था, अमेरिका भी एक यूनियन है। और अगर ये इस किस्म की कार्रवाई करेंगे, वो कह रहे हैं जी हम बॉम्बिंग करके ईरान के सारे ब्रिज उड़ा देंगे, तो फिर आपने जो बाद में जंग लड़नी है, जो वसाइल पे काबू करना है, कब्जा करना है, वो इसी टेरेन में करना है जहाँ पे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आप तोड़ चुके होंगे। और ऐसी सूरत हाल के अंदर यहाँ पर एक बड़ी वाकई तवील गुरिल्ला जंग की जो है वो खतरा नजर आता है, जो पाकिस्तान को उससे निपटना होगा। उस सूरत हाल से पाकिस्तान को, इसीलिए पाकिस्तान सफारती सतह पर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और बड़ी कामयाब कोशिशें भी की हैं इन दोनों को इकट्ठा एक मेज पे लाने पे मुतहारिफ तरीकों को। और इसी तरह जो आपने बात की कि इजराइल जो है उसके खिलाफ कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं बना तो था, 3 जंगें हुई, लेकिन इस वक्त जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं उन्होंने उस इलाके को मुनासिब नहीं समझा कि उस मज़ामत में वो कूद पड़े। लेकिन ईरान के अंदर और पूरे मशरिक़ वस्ता के ऊपर और वस्ती एशिया के ऊपर अगर अमेरिका अपनी हेजेमनी कायम करना चाहेगा तो ये नहीं होगा, इसकी मज़ामत होगी और इसकी मज़ामत चीन और रूस की तरफ से लाजमन होगी। ये ऑलरेडी इस वक्त जो बातें हो रही हैं, जो बयानात आ रहे हैं, जो रूस की अभी वो दौरा करके आए हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उससे साफ नजर आता है कि इनको इस चीज को रोकने के लिए बड़ी ताकतों को बीच में आने पड़ेगा। यहाँ पर एक ऐसा भंवर है जो आलमी ताकतों को अपने अंदर खींच लेगा और ये एक तीसरी आलमी जंग की तरफ सूरत हाल बढ़ती नजर आती है। पाकिस्तान को इसमें एक तरफ तो ईरान वाले मामले और अफगानिस्तान वाले मामले को देखना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को भारत की जो मनमानियां हैं उनको भी रोकना है, कश्मीर का मसला हल कराना है और जो वो पाकिस्तान के ऊपर वाटर वॉर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं उसका भी जवाब देना है। तो यहाँ सफारती कामयाबी पाकिस्तान की हैसियत को बढ़ा देगी और पाकिस्तान के लिए आसान होगा फिर उस सूरत हाल में कि वो भारत के साथ अपने मामला जो है उनको हल करे, ताकि इस दुनिया के अंदर इस वस्ती एशिया और जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के अंदर अमन कायम हो। ये दुनिया का स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम तरीन इलाका है। यहाँ पर एक तरफ पैसिफिक ओशन है, दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन है। मैं इसकी ज्योग्राफी की पर्सपेक्टिव से भी तूर साहब बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा डॉक्टर नवीद साहब ये जो बात तूर साहब कह रहे हैं, एक मुंतशिर ईरान, अगर अफगानिस्तान की हालत हम आज देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं यूएसआर टूट गया, लेकिन यूएसएसआर के टूटने के साथ जो अफगानिस्तान की हालत हुई है, जो आज तक हमारे लिए एक सरदर्द है, ईरान अगर वो दूसरी
सर का दर्द बन जाता है पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर जो टूर साहब ने जैसे कहा कि हमें भी भारत की तरफ से ना सिर्फ अभी जारहियत का सामना है बल्कि कश्मीर का मसला वहीं मौजूद है। पाकिस्तान बैक वक्त इतने सारे महाजों पर कैसे लड़ेगा, और अगर लड़ेगा तो फिर पाकिस्तान की अपनी जो इकॉनमी है, जो जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, वो कैसे सर्वाइव करेगी? बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम्स है, आप देखिए। लेकिन ये जो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर, ये चैलेंज तो हमेशा हमारे लिए रहा है। एक जो है ईस्टर्न बॉर्डर, वो तो परपेचुअली एग्रेसिव रहा है और वहाँ पे तमाम हमारा फोकस उस पर रहा है। लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर भी सिवाय एक दो, यानी अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर है, सिवाय एक दो छोटे टेन्योर्स के, हमेशा वहाँ पे एक किस्म की हॉस्टिलिटी रही है। सिवाय 96 से 2001 तालिबान के दौर में, और थोड़ा सा अरसा जो था शायद प्रेसिडेंट जो थे अफगानिस्तान के करज़ई, उनके ज़माने में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, थोड़ा अरसा। तो बाकी तमाम डे वन से आप देखें वहाँ भी हॉस्टिलिटी रही है, और पाकिस्तान इस कोशिश में रहा कि वहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट हो, एक इस तरह की एक फ्रेंडली गवर्नमेंट हो कि हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस्तेमाल कर सकें। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान उन चीज़ों से तो आगाह है और उनको फेस करता है। लेकिन मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजिकली अक्लमंदी का तकाजा ये है कि एक वक्त पे एक दुश्मन को टैकल किया जाए। मैं समझता हूँ कि जो अफगानिस्तान का जो मसला है उसको जल्दी ही रिजॉल्व करना चाहिए। अगरचे हमारे लिए वो काफी हद तक एक सरप्राइज था कि जिस तरह तालिबान ने डॉक्टर साहब अपना अगर वो रवैया प्रॉक्सी के अख्तियार तौर किया। पे, इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे होंगे तो फिर तो एक ही बात है ना, मतलब वो इंडिया के साथ डील करना या अफगानिस्तान, उनको वो एक जो तरह की बात। रिस्पॉन्स जो है, जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया जाता, तो उनको रिस्पॉन्स जो है किनेटिक रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा। साथ देखें नेगोशिएशन भी जारी रही है उनके साथ जी, लेकिन जो फोर्सफुल रिस्पॉन्स है उनकी कमर तोड़ने के लिए वो जरूरी है। देन दे विल कम टू टर्म्स। तो इसलिए वहां पे भी जो वॉर है उस नेचर की और उसकी तरह नहीं हो रही। मैं समझता हूँ कि एक हद तक एसिमेट्रिकल भी है, लेकिन सिर्फ एरियल वॉर पे ज्यादा जोर है। तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा देर चलेगी नहीं, थोड़े अरसे में उसका रेजोल्यूशन हो जाएगा। फोकस फिर इंडिया पे रहेगा। और तीसरी बात जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो उससे ज्यादा सीरियस इस वक्त हो चुका है सूरत हाल, जो ईरान इजराइल और अमेरिका वॉर है, जिसका फॉल आउट और इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आना है। इकोनॉमिक हमारी जो कंडीशंस पहले ही इतनी अच्छी नहीं है, रोजी नहीं है, उसको फर्दर जो है वो हिट करेंगी। तो पाकिस्तान का जो रोल है बीच में नेगोशिएटर का, मीडिएटर का, मेरा ख्याल है हमारे अपने लिए भी बहुत अहम हो गया है कि ये मसला अभी रिजॉल्व किया जाए। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को सबसे पहले ब्लॉकेट और खोलना बहुत जरूरी है, वरना ये अगर प्रोलॉन्ग होगा तो मैं जैसे पहले अर्ज डॉक्टर किया, साहब वहां से तो बात अब नए बाबुल मंदब को बंद करने की भी आ रही है। वहां से तो ईरानी हुकाम जो है अब अपनाए बाबुल मंदब को कह रहे हैं, यमनी तैयार बैठे हैं, वो तो हमें कह रहे हैं कि आप बताएं जनाब कब बाबुल मंदब बंद करनी है। तो अगर बाबुल मंदब भी बंद होती है, हुर्मुज़ भी बंद पड़ी है, तो फिर क्या होगा? शहजाद साहब आपसे ही ये वाला सवाल आप ही ले लीजिए कि ईरानी हुकाम अब ये कह रहे हैं कि यमनी तैयार बैठे हैं, वो कह रहे हैं जनाब आप बताएं आपने बाबुल मंदब कब बंद करनी है। उसके बाद जो तवानाई किस सतह पर होगी, $115 के करीब तो छूने को ये पहुंच रही है। अब इस वक्त $111 हो चुकी है, और उस वक्त एक तो दुनिया की क्या हालत होगी, और दूसरा जो प्रॉब्लम है कि ये जो बात पहले कही जा रही थी, पाकिस्तान कैसे सर्वाइव करेगा इस सारे मामले के अंदर? नौशाद साहब, मैं दो तीन चीजें बड़ी जल्दी अर्ज कर दूं। एक बात तो ये है कि जो आपने पिछले सेगमेंट में पूछा था जेडी वैंस के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि वो एक प्रॉब्लम है वहां पे कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसका अगला कैंडिडेट जो है वो जेडी वैंस नहीं है। उनका अगला कैंडिडेट जो है वो रूबियो है, और वो रूबियो के लिए कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह से रूबियो को इस हवाले से आगे लाया जा सके। दूसरी बात ये है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ का मामला अगले 10-12 दिन में हल नहीं होता तो फिर ये एक लंबे मामले की तरफ जाएगा, जिसके फिर जो बाद असरात जो होंगे वो उससे निमटने के लिए दुनिया को तैयार होना होगा। ये जो आपने बाबुल मंदब के बंद करने की बात की है, ये प्रैक्टिकली उतनी मुझे सॉलिड नहीं लगती, लेकिन जाहिर है कि वहां पे अगर प्रॉब्लम हुई, पूरा इंतशार भी आ गया तो मेरा ख्याल है वो प्रॉब्लमेटिक, अगर उसको वहां हमले भी शुरू हो गए औसी बागियों के, या उन्होंने उसको डिस्टर्ब भी कर दिया, तो उसके बाद भी सूरत हाल खराब हो जाएगी।
और वो बेसिकली ये जो बात की जा रही है, ये सदर ट्रंप के उस बयान को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, जो वो कह रहे हैं कि अब हम तवील नाकाबंदी के लिए तैयार हैं। तो वो बता रहे हैं कि अगर आप इसकी नाकाबंदी तवील करेंगे भाई, तो हम बाकी जो 10-12% उधर से गुजरगाह बनी हुई है, हम वो भी बंद कर देंगे। तो वो तो उसका जवाब है। ये बेसिकली नफसियाती खेल है जो वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। लेकिन अगर मैं जो गुजारिश कर रहा था कि अगर अगले 10-12 दिन में अबराए हुर्मुज़ नहीं खुलती, और अगर वो खुल जाती है, तो मुझे नजर आता है कि अगले 4-6 महीने में ईरान और अमेरिका के मामला सेटल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 10-12 दिन में ये मसला अबराए हुर्मुज़ वाला हल नहीं होता, तो फिर इसका मतलब है कि एक लंबा अजाब है। और अगर वो लंबा अजाब आता है, तो फिर उसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सफरिंग होगी, क्योंकि आपके अफगानिस्तान में जो स्टेबिलिटी नहीं थी, तो पाकिस्तान ने उसका खमियाजा भुगता। इंडिया के साथ आपके हालात ठीक नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ईरान भी एक एक्टिव वार जोन बन जाता है, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। ऐसे में हमें अपने अंदर एक पॉलिटिकल एक इत्तेफाक राय कायम करना होगा। हमें आपस में बैठ के बात करनी होगी, एक नया पॉलिटिकल एक एग्रीमेंट करना होगा तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के, क्योंकि जिस तरह से हम अंदर से जो हमारे प्रॉब्लम है या जिस तरह की तकसीम है किस वक्त हुई हुई है, फिर हमें उससे निपटना होगा। तब हम कहीं बाहर की सूरत हाल से निपट सकेंगे। उसके लिए वो आइडियल सिचुएशन होगी कि अगर दुश्मन के लिए अगर हम अंदरूनी तौर पर तकसीम हो और बाहर हमारे इतने मौज खुल जाएं। ठीक है। टूर साहब, ये सिर्फ टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं चाहूंगा ये जो इनस्टेबल ईरान को कैसे डील कर सकेगा पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान पहले ही अभी तक स्टेबल नहीं है और प्रॉक्सी बना हुआ है, हमारे साथ मसाइल हैं। इंडिया तो खैर है ही आजली दुश्मन है। अब ईरान का महाज भी अगर खुदा न खास्ता खुल गया पाकिस्तान के लिए, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? जी, सबसे पहले तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो इदराक है, जो खतरे का और तमाम किस्म के खतरों का इदराक ज़रूरी है। और अगर जब हम ये बातें कर रहे हैं, तो कौम को भी इस बात की ज़रूरत है कि इस बात को समझे कि इस एक ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ मुल्क जा रहा है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है जिसकी हमें ज़रूरत है, वो अंसर कौमी इत्तेहाद है। और वो अंसर बड़ी सियासी जमातों की तरफ से जिम्मेदारी का एहसास है और जिम्मेदार रवैये का इजहार है। क्योंकि इस वक्त हमें बहुत आपस में जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं उनको नज़रअंदाज करने की इस वक्त ज़रूरत है, और कौमी इत्तेहाद को मजबूत करने की ज़रूरत है, और जो ख़तरे हैं उनको समझने की ज़रूरत है। समझना पहला स्टेप है ख़तरों का मुकाबला करने में। हमें ख़तरा है ईरान की तरफ से, क्योंकि डिस्टेबलाइजेशन है, और अगर अमेरिका हमले जारी रखता है तो ईरान के अंदर इंतशार की सूरत हाल होगी। रेफ्यूजीज का मामला आ सकता है जो पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, उनका बड़ा एक मसला हो सकता है। इकोनॉमी के ऊपर बड़ी सख्त जद लग रही है और लगेगी इस सूरत हाल में। भारत का जो हमारे साथ रवैया है उसका भी हमें मुकाबला करना होगा। ठीक, वाटर वॉर है, कश्मीर का मसला है, धौंस है, इलाके में हेजमनी कायम करने की कोशिश है। ठीक। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को अल्लाह ने इतनी इस्तेदाद दी है कि वो भारत की इन हरकतों से निमट सके। हमने पिछली जंग के अंदर भारत को दिखा दिया है कि हमारी क्या इस्तेदाद है। घबराने की बहरहाल जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। जिस किस्म की भी सूरत हाल होगी उसका मुकाबला करेंगे। और आपस में और मुल्क की सियासत को कमजोर करना सबसे खतरनाक अमल होगा। हमें ये जो रवैया है हमारा कि हम इंतखाब हारने के बाद उसको किसी सूरत नहीं मानते और अगले 5 साल के लिए शुरू हो जाते हैं कि ये नाजायज हुकूमत है, ये नाजायज हुकूमत है, ये कब्जा करके बैठे हैं। भाई, आपका सुप्रीम कोर्ट, आपका इलेक्शन कमीशन, आपका लोकल जूनियर सब इंतखाबात को। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब। मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया है। शहजाद फारूकी साहब, डॉक्टर नवीद इलाही साहब और इससे कबल शमशाद साहब भी हमारे साथ हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हालात जो हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं और इसकी जो अब तक प्रोग्राम के अंदर जो कंसेंसस है वो यही है कि अगर हालात जो है वो यहाँ से सुधार की तरफ नहीं आते
तो हमें तैयारी करनी है एज नेशन, हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि हमने वर्स्ट तरीन हालात के अंदर कैसे मुत्तहिद रहना है, और उस इत्तेहाद के लिए हमें आज से काम कर देना चाहिए। सियासी जो दाखिली जो सियासी मामलात हैं उनको हमें सेटल डाउन करना है और एक कौम की तरह इस सारे मामले को निपटना है, क्योंकि बाहर तौर ये जो ईरान के मामलात हैं वो अब इफ़ेक्ट करना शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर, इसके असरात भी आ रहे हैं। पाकिस्तान बतौर मिडल पावर अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है, ये ट्रांजिशन पीरियड भी सख्त होगा क्योंकि भारत इसे कबूल नहीं करेगा। बाहर तौर अब तक हम भारत को नाको चने चबवा रहे हैं, उन्हें शिकस्त फाश दी है। इंशाल्लाह आइंदा भी अगर कौम मुत्तहद रहती है तो हम जो है बआसानी इन मामलात को निपट सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि कौम एक जिसे कह लेंगे मुट्ठी की तरह इकट्ठी हो जाए और इकट्ठी होकर इन हालात का मुकाबला करे। आज तक के लिए इतना ही, कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह निगहबान।